चलो भैया हम लोग शुरू करते हैं अब इतिहास का वर्गीकरण। तब कुछ याद है कल क्या पढ़ाए थे? याद कीजिए याद कीजिए, कल क्या पढ़े थे हम लोग? इतिहास क्या है? अच्छा, सबसे सटीक परिभाषा किनका माना जाता है इतिहास का? ई एचकार का। कुछ याद आया? ई एचकार, जिन्होंने कौन सी किताब लिखी है? व्हाट इज हिस्ट्री। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इतिहास का वर्गीकरण। समझे भाई, हम लोग जब पढ़ लिए इतिहास क्या है तो अब तो शुरू करेंगे ना कि इसको बांटते कैसे है, इसको रखते कैसे है, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास है। अब सोचिए, भूतकाल रोज बन रहा है, भविष्य काल भी रोज बन रहा है, वर्तमान काल भी रोज बन रहा है, तो इतिहास तो भी बढ़ेगा ना इतना सारा। तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? इसीलिए इसको ना वर्गीकृत कर दिया गया, 2 3 4 5 पार्टों में इसको बांट दिया गया। जैसे किसी देश का इतिहास है तो वो देश का इतिहास है, जो उस देश का नहीं है तो बाहर से पढ़ता है तो उसको विश्व इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास को देखिए वर्गीकृत किया गया है। उसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, ये मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और समकालीन भारत का इतिहास। तथा ना और अच्छे से इसको समझने के लिए एक ना अलग से पार्ट बांट दिया गया, कला एवं संस्कृति, वही जिसको आर्कियोलॉजी में भी हम लोग देखते हैं। इसको एक हो गया विश्व इतिहास। तो हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को भी देखते हैं कि 3 पार्टों में बांट दिया गया है। पाषाण काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। फिर देखते हैं कि पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल में आता है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। मतलब कि इस काल में तो इन्फॉर्मेशन हमको मिला है लेकिन लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। और जहां से हमको लिखित इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो लिखित साक्ष्य मिला वो ऐतिहासिक काल से है, मतलब कि 600 बीसी से। तो अगर देखा जाए तो सही ढंग से इतिहास जो है, मेरा ऐतिहासिक काल है, वो 600 बीसी से शुरू होता है। इस तरह धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और इतिहास भी बढ़ता गया, जो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। समझ में आ रहा है ना? समझा रहे सो? नहीं समझ में आ गया तो बोलिएगा, और कुछ नहीं तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इतिहास का वर्गीकरण करेंगे हम, तो उसमें इतना चीज तो सीख लिए। उसके बाद देखते हैं हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास। उसको भी पूर्व मध्यकाल में बांटते हैं, उत्तर मध्यकाल में बांटते हैं। उत्तर मध्यकाल को भी हम लोग बांटते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल काल। जैसे कि दिल्ली सल्तनत का पीरियड कब से है? 1206 से 1526। 1526 याद कीजिए, वही दिन है, वही घटना है, वही साल है जब बाबर ने किसको याद कीजिए, सिकंदर लोदी के बाद वाले शासक कौन शासक थे? याद कीजिए, इब्राहिम लोदी। उसको हराते हैं और हराने के बाद मुगल वंश की स्थापना करते हैं 1526 में। इसी तरह धीरे धीरे चलते जाता है और औरंगजेब के काल तक आता है। और मुगल काल की जो पराक्रम था, जो शक्तिशाली साम्राज्य था, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। टूटने के बाद भी छोटे छोटे वंश वाले शासक हुए जो 1707 से शासन शुरू किए, ठीक है ना। जैसे कि बहादुर शाह प्रथम, याद है? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो ये थे उसमें उत्तर मुगल काल। उसमें छोटे छोटे शासक हुए, मुगल वंश के थे, लेकिन मेन रूप से कौन था? पूरे साम्राज्य में इनकी शासन नहीं था। कहीं मराठा फैले हुए थे, शक्तिशाली थे इस समय, तो कहीं मैसूर में कोई शक्तिशाली थे। उसके बाद 1757 तक इन लोग का शासन चलता है, फिर और कमजोर हो जाता है। फिर एक ना ये लोग ना मात्र एक बस क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि सिर्फ ना ये निशान के तौर पे कि मुगल वंश था और इनका कोई प्रभाव नहीं था। तो कहने का मतलब है कि उसके बाद 1757 से 1857 तक कंपनी का शासन होता है। कंपनी को जब दीवानी मिल जाती है बक्सर युद्ध के बाद, तो फिर ये अपना शासन स्थापित कर लेती है। धीरे धीरे कंपनी भी शासन करती है। कंपनी जब देखती है कि बहुत फायदा कमा रही है, तो वहां इंग्लैंड में और कंपनियां क्या होने लगी कि बोली कि हमको भी जाना है भारत, क्योंकि भारत तो भाई सोने की चिड़िया है ना। भारत से सब कौन नहीं चाहेगा कि जहां धन मिल रहा वहां जाए, तो लोग आता है। फिर यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है। फिर ब्रिटिश महारानी की शासन आता है, और जो शासन हमको कब तक गुलाम बनाए रखता है? 1947 तक। 1947 में हम आजाद होते हैं। इतने पराक्रमी लोग भारतीय, जैसे गांधी जी हो गए,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, राजनीतिज्ञ हुए, नेहरू जी हुए, इतनी मेहनत करके भारत को आजादी दिलाई, जिसका आज हम लोग उपभोग कर रहे हैं, जिसका हम लोग आज आनंद ले रहे हैं। आज हम लोग के पास बोलने की आजादी है, बात करने की आजादी है, धर्म मानने की आजादी है, काम करने की आजादी है। ये सब मिली है हम लोग को कब? 1947 के बाद से, जब हमारा संविधान बना। फिर संविधान के बनने के बाद से जो शासन आता है, जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं, संविधान के बनने के बाद से वो आता है समकालीन भारत में। समझ में आया? तो इस तरह से इतिहास को वर्गीकृत करके हम पढ़ते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो इतिहास। क्योंकि किसी भी चीजों को जब हम सही तरीके से, ढंग से सजा के और उसको एक ना प्रॉपर तरीके से बना के जब याद रखते हैं चीजों को, तो हमें ज्यादा याद रहता है। इसीलिए इतिहास को वर्गीकरण करना इतिहासकारों के लिए जरूरी समझा गया और उन्होंने इसको स्टेप से वर्गीकृत किया गया, वहां के साक्ष्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। समय अनुकूल जो जो एक्टिविटीज हुए समय के अनुसार, कार्यकाल के अनुसार या फिर काल क्रम के अनुसार, उसके अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया। और जो हमारे सामने इसको किताबों में इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो समझ में आया आप सबको इतिहास का वर्गीकरण? चलिए, इतिहास का वर्गीकरण तो हम लोग समझ लिए। और एक और जानने के लिए, चूंकि देखिए हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का एज है, अभी दुनिया पूरा ग्लोबलाइज्ड है ना। तो विश्व इतिहास भी जानना जरूरी है, इसलिए विश्व इतिहास को भी पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए भारत है, भारत के पड़ोसी देश भी है, तो विश्व से संबंध भी है, तो बाकी देशों का इतिहास हम जानेंगे तभी तो भारत का भी स्थिति सुदृढ़ रह पाएगा। क्योंकि अगर पड़ोसी को हम लोग जानेंगे ही नहीं, विश्व के अन्य देशों को जानेंगे ही नहीं, तो पता चलेगा क्या कि वो लोग तो हमारा रिसोर्स यूज कर रहा है लेकिन हम लोग उनका रिसोर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए किसी भी चीज को अच्छे से जानना है तो पहले उसके इतिहास जानिए। इसलिए इतिहास पढ़ना हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो पिछले क्लास में बताए थे ना कि इतिहास भी एक साइंटिफिक तरीके से हमको इंफॉर्मेशन देती है ताकि हम एक प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस होके और इंफॉर्मेशन को जान सके। किसी भी चीज को जब हम जानते हैं ना, उसके ऐतिहासिक चीजों से जानते हैं, तो उस चीज को समझना आसान पड़ता है। समझे? तो इसीलिए विश्व इतिहास भी हम लोग पढ़ते हैं। कला और संस्कृति का एक अलग पहचान बन रही है, क्योंकि देखिए अभी टूरिज्म भी डेवलप्ड हो रहा है, प्लस में आपका लोगों को जानने के प्रति, कला के प्रति एक अलग जागृति आ रही है। इसीलिए कला और संस्कृति को भी एक अलग तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ताकि इतिहास को और अच्छे तरीके से समझा जा सके। समझ में आ रहा है ना चीजें? तो यही है इतिहास का वर्गीकरण। और बाकी चीज तो सब समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा। चलिए, थैंक यू। आज का क्लास बस इतने, बस बने रहिए आप सब, आप भी सीखिए, मैं भी आप लोग से सीखूंगा। थैंक यू।